आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 10 में। हेडिंग है स्त्री पुरुष समानता के लिए संवैधानिक प्रावधान, है ना। लेविजिस्ट एक्टिव मिनिस्टर फॉर जेंडर इक्वालिटी, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही विभिन्न समाज सुधारकों द्वारा ब्रिटिश शासन के प्रयासों से लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में काफ़ी पहल की जा चुकी है। यानी पहल की जा चुकी है, प्रयास किया जा चुका है ना। संवैधानिक प्रावधान लागू कर स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा दिया गया है। क्या किया गया है? स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा दिया गया है। समझ रहे हैं? यानी महिला शिक्षा का प्रसार और प्रचार के लिए सरकार ने बहुत प्रावधान किए हुए हैं। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने तरह तरह की स्कीम और प्रावधान किए हुए हैं। लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने के संबंध में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम कानून 1860 में लाया गया। दूसरा पॉइंट है बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम, माने कम उम्र में विवाह नहीं करना चाहिए। इसमें 1929 शारदा बिल पारित किया गया, जिसके अनुसार लड़की की विवाह हेतु आयु 14 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। ये सब चीज़ से सब लोग इस बात से अवगत हैं कि कम उम्र में विवाह नहीं करनी चाहिए। यानी बाल विवाह करना यानी कानूनी अपराध है। बाल विवाह नियंत्रण यानी कंट्रोल अधिनियम 1929 शारदा बिल पारित किया गया, जिसके अनुसार लड़की का विवाह हेतु 14 वर्ष और लड़का का विवाह के लिए 18 वर्ष की आयु निर्धारित किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। और तीसरा पॉइंट हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929, जिसमें उत्तराधिकार निर्धारण में पुत्र के साथ पुत्री को भी अधिकार देने की बात कही गई है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने पुत्री को भी, बेटी को भी समान अधिकार देने का अधिकार बनाया है। अभी ये 1 महीना की पहले का रिपोर्ट आपको हम बता रहे हैं। समझिए बात को, पढ़ाई क्या समझ रहे हैं बात को। पुत्री को भी जितना पुत्र को अधिकार है उतना पुत्री को अधिकार है, संपत्ति में, प्रॉपर्टी में, अधिकार में। चौथा पॉइंट हिंदू महिलाओं की संपत्ति के अधिकार का अधिनियम 1937। इस अधिनियम के अनुसार संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी पर बल दिया गया है। यानी महिला के भागीदारी में बल दिया गया है, प्रयास किया गया है। हिंदू विवाह अयोग्यता निवारण अधिनियम 1946, इस अधिनियम में लड़की के विवाह निर्धारण में महिलाओं की स्वीकृति पर बल दिया गया है। यानी लड़की के मन से ही विवाह करने के लिए सरकार ने स्वीकृति प्रदान किया गया है, इसको बताया गया है हमारे एक्ट के अंतर्गत। इसके बाद अगला पॉइंट आइए, विशेष विवाह अधिनियम यानी 1954। इस अधिनियम के अंतर्गत बालिग होने 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने की दशा में लड़कियों को अपनी इच्छानुसार वर चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लड़कियां 18 वर्ष हो गई है तो स्वयं वर चुन सकती है, ये अधिकार गवर्नमेंट ने बनाया है। और हिंदू विवाह अधिनियम, अगला पॉइंट हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू अधिनियम एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत इंग्लिश में हुआ हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सामाजिक बदलाव और महिला कल्याण यानी महिला वुमेन्स कल्याण की दशा में यह अधिनियम सबसे अधिक प्रभावी साबित हुआ। इस कानून के अनुसार हिंदू विवाह से जुड़े हुए पिछले कई सभी कानूनों को समाप्त कर महिलाओं को यह अधिकार प्रदान किया गया कि घरेलू हिंसा, शोषण आदि की स्थिति में पत्नी अपने पति से अलग रह सकती है। शोषण नहीं कर सकते हैं आप महिला का, है ना। ये प्रावधान किया गया कि आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से पति द्वारा पत्नी की भरण पोषण हेतु भत्ता भी न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई है। भत्ता देने का प्रावधान किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। अगला पॉइंट है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिंदू दत्तक पुत्र और अनुरक्षण अधिनियम 1956। इस अधिनियम के अनुसार स्त्रियों को संपत्ति के उत्तराधिकार में समान अधिकार देने का प्रावधान किया गया। इसके अनुसार मृत व्यक्ति को पत्नी, माता और बेटी का संपत्ति में समान अधिकार होगा। उसे किसी भी प्रकार की शारीरिक असमानता की स्थिति में भी संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर पिताजी किसी का मर गया तो पुत्री को
अधिकार लेने का, संपत्ति लेने का अधिकार है उस परिवार में, फैमिली में, उस मेंबर में। बात समझ गए? हिंदू दत्तक पुत्र एवं अनुरक्षण अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था, यह सिस्टम की गई कि पति और पत्नी को आपसी सहमति से संतान न होने की दशा में बच्चे को गोद ले सकता है। अगर किसी महिला की बच्चा नहीं हुआ तो दोनों का सलाह से, विचार से आप दत्तक पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं। इस सरकार का अधिनियम बना। उसके बाद अगला पॉइंट आइए, स्त्रियों एवं कन्याओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि वेश्यावृत्ति एवं दंडनीय अपराध है। ये गलत काम गलत होता है, ये अपराध ही इसमें है। अगला पॉइंट, दहेज निरोधक अधिनियम। दहेज लेना भी अपराध है और देना भी अपराध है। 1961 यह कानून स्त्री समानता की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम माना गया। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि विवाह के दौरान किया गया किसी भी प्रकार का लेन देन एक अपराध है। दहेज देने वाला भी अपराध, लेने वाला भी अपराध है। गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए दंड की भी व्यवस्था की गई है। वर्तमान समय में इस कानून का प्रयोग कर हथियार की भांति किया जाता है। इससे बढ़ते दुरुपयोग के कारण हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ नवीन दिशा निर्देश भी प्रदान किया गया है। बात समझ रहे हैं? अगला पॉइंट, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी सुरक्षा अर्थात मातृत्व लाभ का प्रावधान किया गया और लड़की के जन्म का कुछ निश्चित धनराशि भी उसमें रखने का प्रावधान किया गवर्नमेंट की तरफ से। अगला पॉइंट, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 1976। भारत सरकार इंडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस कानून की लॉ को पारित करने का अधिक उद्देश्य स्त्री और पुरुष के बीच आपसी समानता को समाप्त करना था। निजी क्षेत्र व कल कारखाने में महिलाओं स्त्रियों द्वारा पुरुषों के समान कार्य करने के बावजूद उनको पुरुषों की तुलना में कम परिश्रम दिया जाता है। कहने का मतलब ठेस भाषा में है कि जितना पुरुष को पारिश्रमिक दिया जाता है काम करने में कल कारखाना में, उतना महिला को भी दिया जाने के सरकार से अनुरोध किया गया। ये लॉ बनाया गया। इसी असमान वितरण की समाप्त करने के लिए उद्देश्य से इस अधिनियम एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि सभी क्षेत्रों में स्त्रियों की पुरुषों की समान अधिकार दिया जाए। बात समझ रहे हैं? समान अधिकार दिया जाए, उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जाए। अगला पॉइंट, अपराधी संशोधन अधिनियम 1983। इस कानून के अनुसार यदि किसी इस परिवार के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा महिलाओं के अधिकारों में कटौती करने अथवा उसका शोषण करने की स्थिति में अपराध की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तो इस अधिनियम में सजा का भी प्रावधान किया गया। अगला पॉइंट, पंचायती राज अधिनियम 1992। भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संविधान में 73वां व 74वां संशोधन का त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नगर पंचायत और नगर पालिका व नगर निगम आदि में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया। अगला पॉइंट, घरेलू हिंसा एवं महिला आरक्षण संरक्षण अधिनियम 2005। इस कानून में घरेलू हिंसा को गैर जमानती अपराध घोषित किया गया। इस अधिनियम एक्ट के अनुसार किसी भी महिला द्वारा उत्पीड़न, शोषण या दहेज आदि के कारण परेशान किए जाने की स्थिति में शिकायत करने पर पुलिस को सीधी कार्रवाई करने का अधिकार सरकार गवर्नमेंट में दिया है। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001। भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 20 मार्च 2001 को महिला सशक्तिकरण को राष्ट्रीय नीति की शोषण की घोषणा की गई और सशक्तिकरण नीति की घोषणा का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आत्मनिर्भर बनाकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनको आत्मनिर्भर करने के लिए सरकार ने परिश्रम किया, कोशिश किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण के तहत निम्न कार्यक्रमों को लागू किया गया, जिसमें से कुछ प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। पहला, महिला विकास निगम की स्थापना 1987 में किया गया। दूसरा, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई। अगला पॉइंट, तीसरा, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में की गई। चौथा पॉइंट, स्वयं सिद्ध योजना 2001 देश के सभी 650 विकासोन्मुखी में एक साल लागू किया गया। पांचवा पॉइंट, स्वधार योजना 2001 से 2 तक। अगला पॉइंट, छठा, उज्ज्वला योजना 2007 और सातवां है जननी सुरक्षा योजना। 8वां है सलोनी स्वास्थ्य योजना। 9वां है महामाया बालिका आशीर्वाद योजना 2009 और 10 में है असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा 2009 लागू किया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महिला सशक्ति के कारण समाज को आगे बढ़ाने के मौका मिला गया। बस आज इतना ही।